हर व्यक्ति जिंदगी के खेल में एक खिलाड़ी, एक एथलीट होता है। तो बताइए अमित, सबसे ज्यादा अंडररेटेड एथलीट कौन है? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एथलीट वो व्यक्ति है भावना, जो अपने 30s में है, 40s में है, सुबह सुबह उठकर कसरत करता है, खान पान का ध्यान रखता है, काम अच्छे से करता है और अपने परिवार के लिए समय भी निकालता है। और इससे जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ भी अच्छी रहती है। बिल्कुल, और इसलिए आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जॉइंट हेल्थ, बियॉन्ड पेन, हीलिंग जॉइंट्स, ईजिंग माइंड्स। इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर संजय श्रीवास्तव का। नमस्कार। सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि लखनऊ से खासतौर से दिल्ली आए हैं। आपने 36 इयर्स इंडियन रेलवेज में काम किया है और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट पद पर रिटायर हुए हैं। वेलकम जी। और स्वागत कीजिए डॉक्टर साइमन थॉमस का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है सीनियर डायरेक्टर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली से। तो डॉक्टर संजय, आपसे शुरू करेंगे। एक बहुत ही रोचक बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें लगभग 400 हड्डियां होती हैं और जब तक वो 17-18 एडल्ट बनता है तो 206, जो हमने बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ी थी। तो कैसे बनती हैं मानव शरीर में हड्डियां? हड्डियां एक संयोजी ऊतक है जो जन्म से बनना शुरू होता है। जब आप पैदा होते हैं तो उस समय जो आपने बताया 400 प्लस हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ये हड्डियां आपस में फ्यूज कर जाती हैं और आखिर में जब हम वयस्क होते हैं लगभग 18 साल की उम्र में ये मात्र 206 रह जाती हैं। अच्छा, और फिर आगे? आगे 206 ही रहती हैं जब तक कि आपकी आखिरी सांस बनी हुई है। जी डॉक्टर, हड्डियां हो, हमारे जोड़ हो, वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे शरीर का, लेकिन कहाँ पर चूक हो जाती है? क्यों हम इसका ख्याल नहीं रख पाते हैं? देखिए, हम सब अच्छा ध्यान रखते हैं अपने जॉइंट्स का, लेकिन शरीर जैसे जैसे एज बढ़ेगी थोड़ा बहुत जर्जरता आएगी। गाड़ी चलेगी तो टायर घिसेगा। तो जो लोग जोड़ों के दर्द से ग्रस्त हैं वो कई बार उस हीन भावना में आ जाते हैं कि हमने कुछ ख्याल नहीं रखा। हाँ, कुछ डाइटरी ध्यान रखने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, थोड़ा बहुत एज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी जो प्रिकॉशंस के साथ ठीक रखी जा सकती हैं। जी, और इसलिए प्रिवेंशन पर, अवेयरनेस पे बल देना ज़रूरी है। यदि आप भी बोन हेल्थ पर, जॉइंट हेल्थ पर सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर संजय से, डॉक्टर साइमन से, हमें फ़ोन कीजिए। 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड है, नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर साइमन थॉमस, प्रिवेंशन पे पहले आते हैं। मेरे जॉइंट्स अच्छे रहें, मेरी हड्डियां मजबूत रहें, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो आपने बहुत सही बात पहले बोली थी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू 30, 40, 50। ये एक छोटा सा फिक्स डिपॉजिट है जिसका इंटरेस्ट आपको 60s में मिलेगा। अच्छे डाइट का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट रखें, वेट रीजनेबल कंट्रोल में रखें, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ अगर है तो इसको मॉडरेट में रखें, और एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी ऐसी रखें कि मैं ये नहीं कह रहा हर रोज़ भागने जाएं, दौड़ने जाएं, लेकिन इतना एक्टिविटी लेवल रखें कि एक्चुअली मसल्स और बोन्स का एक स्ट्रेंथ बना रहे। जी डॉक्टर, पहले कहा जाता था कि उम्र बढ़ेगी तो जो जॉइंट्स हैं, हड्डियां हैं, उनसे रिलेटेड दिक्कतें होंगी, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं छोटी छोटी उम्र में बच्चों को भी समस्याएं हो रही हैं। तो क्या कारण है? मेरी नज़र में हड्डी और जोड़ों की जो बढ़ती समस्या है उसके मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला, जैसे कि डॉक्टर साइमन ने कहा, न्यूट्रिशन। हम प्रोटीन्स पे, कैल्शियम पे, विटामिन पे, डी और के पे ध्यान नहीं देते। हमारी जीवन शैली आराम तलब हो गई है, सक्रिय जीवन शैली नहीं रही है। तीसरी चीज़, हमने सबसे ज़्यादा समझौता किया है अपनी नींद से। जो एडिक्वेट स्लीप किसी के लिए लगभग 7-8 घंटे की चाहिए वो हम लेते नहीं हैं। और चौथी चीज़ है तनाव। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है ओवरऑल हेल्थ के डिटीरिएशन का और स्पेशली बोन एंड जॉइंट के हेल्थ का। और इसमें मैं अक्सर कहता भी हूँ कि जो ठोकरों में अपने ताज रखते हैं, बेफिक्र रहते हैं, वो मुट्ठी में अपना आज रखते हैं। तो जनाब, यदि आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत हों तो बेफिक्र रहें, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी होगी। तो हमने बोन्स को तो समझा डॉक्टर साइमन, एक और वर्ड आता है मसल्स, मांसपेशियां। तो मसल्स को हम कैसे समझें? मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है। एक तो सर ने जैसे बोला, प्रोटीन, आपके डाइट का ध्यान रखना है। लेकिन अगर डाइट एक्चुअली अनलिमिटेड होगी और कैलोरी बर्न नहीं होगा तो हम फैट में उसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे। तो यू टू मेक श्योर कि आप उस डाइट को अच्छे से यूटिलाइज करें बाय रेगुलर एक्सरसाइजेस। तो जैसे मेरा नी जॉइंट है, ये क्या अब 2 बोन्स हैं या फिर मसल से जुड़ती हैं? कैसे बनता है जॉइंट? जॉइंट 2 हड्डियों को मिला के बनता है। अच्छा। और 2 हड्डियों को जोड़ के रखने वाली जो मांसपेशी होती है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। लेकिन जोड़ को चलाने के लिए जो मसल होती है वो यूज होती है। सो बोन इज एक्चुअली मेकिंग अ जॉइंट,
बट जॉइंट को मूव करने के लिए जैसे कठपुतली होती है, Okay. हाथ मूव पीछे से कर रहा है, वो मांसपेशी कर रही है। ओके, तो वो जो कठपुतली के लिए तार इस्तेमाल होते वो हैं ऐसी muscle है। मांसपेशियां। That is muscle. ओके, एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। नलिनी जी। नमस्कार। First of all, my compliments to both of you as anchors. थैंक यू I सो love मच। to see you on Fridays. थैंक यू। जी, मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब से कि अगर डेक्सा स्कैन में ऑस्टियोपेनिया डायग्नोज हो तो नेचुरल फ्रैक्चर रिस्क कितना रहता है एट द एज ऑफ 70? ओके, थैंक यू। Although you know the person is like person like me is doing yoga every day, so मैं कितना रिस्क प्रॉन हूँ? और एक Okay. क्वेश्चन और है मेरा यस। कि जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी कैल्शियम सफिशिएंट आता है ब्लड में, फिर भी समटाइम्स डॉक्टर से नो कीप कंटिन्यूइंग द कैल्शियम, यू नो। तो मुझे ये लगता है कि कैल्शियम लिवर के लिए क्या ठीक रहता है उसके बावजूद लेना? Thank you, नलिनी जी। बोन्स के लिए और लिवर के लिए। थैंक यू फॉर आपने योर बोला क्वेश्चंस। ऑस्टियोपीनिया, बीएमडी टेस्ट या डेक्सा स्कैन जब करते हैं तो उसमें -1 इज अप टू नॉर्मल, Okay. -1 to -2.5 इज ऑस्टियोपीनिया, दैट मींस वीक बोन्स आर वीक। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपीनिया क्या है और क्या सार्कोपीनिया भी यही है? नहीं, ऑस्टियोपीनिया इज वीकनेस ऑफ बोन, सार्कोपीनिया इज वीकनेस ऑफ मसल्स। ओह, Okay. ओके। They are two different things, but both run together. Okay. As your age advance, bones weak, osteopenia, muscle weaks, that is sarcopenia. और ये डेक्सा टेस्ट किसको कराना है? डेक्सा टेस्ट उनको कराना है जो 60 प्लस होते जा रहे हैं, बोन पेन्स हो रहे हैं, हाइट रिड्यूस हो रही है या फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। ओके। तो बीएमडी टेस्ट करा के देखते हैं, -1 to -2.5 इज ऑस्टियोपीनिया, बीएमडीज बोन मिनरल बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। और जो दूसरा सवाल, कई बार मेरा कैल्शियम विटामिन डी ठीक आ रहा है, क्या ये दोनों लाइफ लॉन्ग लेने हैं फिर? नहीं, अच्छा। कैल्शियम और विटामिन डी को एक लिमिटेड टाइम के लिए लेना है और ड्रग हॉलिडे लेना ज़रूरी है। तो उनका सवाल बहुत पर्टिनेंट है। सालों साल कैल्शियम लेने से एक्चुअली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और Okay. कैल्शियम वेस्ट जाएगा। अल्टीमेटली कैल्शियम बॉडी में बढ़ने के चांस कुछ लोगों में रहते हैं, हर एक में नहीं। तो कैल्शियम और विटामिन डी का एक ड्रग हॉलिडे लेना ज़रूरी है। तो ये कैसे लेना होता है कैल्शियम? कितने ड्यूरेशन तक लें, फिर क्या ब्रेक लें, कैसे लेना होता है? यूजुअली जब हम डेफिशिएंसीज को ट्रीट करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। हमने 2-3 महीने दिया, उसके बाद फिर कुछ टाइम का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर दोबारा लिया। ये एक टीवी पे हम जनरलाइज करके नहीं बोल सकते आप कितना कैल्शियम लेना, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट चेंज करता जी, है। बट आई लाइक द वर्ड ड्रग हॉलिडे। डॉक्टर साइमन 81 ईयर ओल्ड पेशेंट है इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो। मेरा सवाल है, माय एज इज 51, माय नेम इज दिनेश ग्रोवर फ्रॉम बिहार, दिल्ली। जी दिनेश जी। मेरा सवाल है, आई हैव एक्यूट ऑस्टियोपोरोसिस एंड हड्डियों की प्रॉब्लम है। नाउ डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स want spinal repair and intervention for surgical, for which I am not really very comfortable at this age. However, हड्डियां healthy नहीं रख पाए। I request alternative solution, sir. जी। ओके। सबसे पहले तो सर ये समझना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है। हमारा बोन एक जीवित ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। जैसे एक बिल्डिंग, जैसे जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, इसमें रिपेयर का काम हो रहा है और नया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है जिससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ मेंटेन हो। तो बॉडी के अंदर नए सेल्स बोन के अंदर आते रहते हैं और कुछ पुराने सेल्स, डैमेज सेल्स निकलते रहते हैं। तो यूजुअली जब हम छोटे होते हैं तो बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो हमारी हाइट बढ़ती रहती है। एक पीरियड आके इसको स्टैटिक हो जाता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। जब भी हार्मोन्स की कमी या एज की वजह से बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, हालांकि आप एडिक्वेट कैल्शियम ले रहे हैं। तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहे हैं। अगर सर के ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करके कंफर्म किया जा चुका है तो कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ स्पेशल मेडिसिन दी जाती हैं जिससे बोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो या बोन रिजॉर्प्शन कम हो, जिससे इनका बैलेंस मेंटेन रहे। ये एक बहुत ही सरल मेडिसिन हैं जिनको लिया जा सकता है, सिम्टम से आराम पाया जा सकता है और पेशेंट्स काफ़ी अच्छा फील करते हैं एंड नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड। ओके, विटामिन डी की बात की थी आपने, तो विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है सनलाइट, बिल्कुल। लेकिन सनलाइट हम लोग लेते नहीं हैं। तो क्या एक पर्टिकुलर समय है कि एक सही समय पर ही सनलाइट लेंगे तभी उसका फायदा होगा, और कैसे लेनी है?
सनलाइट के बारे में ये कहा जाता है कि दोपहर में 11 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक का पीरियड जो है, उस समय सन की जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती हैं वो जब आपके शरीर पर पर्टिकुलर एंगल पर पड़ती है, विटामिन डी मैक्सिमम बनता है। ओके। तो 11 AM टू 3 PM। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में गर्मी में तो ये पॉसिबल भी नहीं है, जाड़े में तो वी कैन गो फॉर इट। तो अगर आप सन एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं तो आपको, अच्छा दूसरी चीज क्या है, विटामिन डी वेजिटेरियन फूड्स में नहीं मिलता। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन नॉन वेज फूड्स लाइक फिश, मीट एक्सेट्रा। वेजिटेरियंस के लिए अगर सनलाइट नहीं ले पा रहे हैं तो उनको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है, और हम लोग यही कहते हैं कि विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए। अगर कम है तो एक सर्टेन रेजीम है, उसको फॉलो करिए एंड देन कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ। जी, और जो 11 बजे सनलाइट नहीं ले पा रहे हम गर्मी में, तब उसका अल्टरनेटिव मॉर्निंग में ही है, जितना भी हो सकेगा उतना बन सकता है, बट बेस्ट टाइम फॉर विटामिन डी सिंथेसिस इन बॉडी इज 11। जी, तो भावना कोई बहाना नहीं चलेगा कि 11 बजे नहीं, busy मैं है। पूरी धूप लेती हूँ, मैं दोपहर 11 बजे भी बाहर जी, निकलती तो अगर आप भी भावना की तरह प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मुझे अब जोड़ों की प्रॉब्लम आ गई, कब है कि डॉक्टर साइमन कहते हैं कि सर्जिकल ऑप्शन जाना पड़ेगा? मैंने हमेशा पेशेंट से बोला, इनफैक्ट आपकी पिछली बार जब मैं आपसे आया था मैंने बोला था कि पेशेंट्स मेरे जैसे डॉक्टर से आने से घबराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सर्जरी होगी। आउट ऑफ 100 पीपल जो कि नी पेन्स के साथ आते हैं, ओनली मे बी 2, 3 या 5 रिक्वायर सर्जरी। ओके। प्रिवेंशन बहुत हेल्प करता है। एक्सरसाइज रखिए, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, थोड़ा वेट इश्यूज को मैनेज करिए, कुछ सप्लीमेंट्स लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ पेन सेटल हो जाएंगे। सप्लीमेंट्स कैसे? सप्लीमेंट्स यानी कि कैल्शियम, विटामिन डी जो बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ आजकल सप्लीमेंट्स आते हैं जिसमें ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रोइटिन, ये सब चीज़ें बेसिकली कार्टिलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये खाने से थोड़ा बहुत कार्टिलेज बिल्ड्स होते हैं। थोड़ी इंटरमिटेंट थेरेपी कराएं और एक्सरसाइज और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करिए, काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। इनफैक्ट वो लोग जिनको एक्चुअली सर्जरी की ज़रूरत है वो भी कई बार सर्जरी नहीं चाहते हैं, तो अगर वो एक्सरसाइज मेडिसिन करके 50 से 60 या मे भी 70% दर्द में आराम, मैं बोलता हूँ पेशेंट से 70% आराम आ जाए, 30% हम झेल लेते हैं, सर्जरी बच रही है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील। अगर आप स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एक्सरसाइज करते हैं 60-70 में भी, और अगर आप बच जाते हैं सर्जरी से, तो बताइए एक्सरसाइज करने में क्या परहेज है। इस समय एक और कॉलर है फोन पर। हेलो मुझे यूरिक एसिड है जी, तो उसके अनुसार मैं कैल्शियम या प्रोटीन नहीं ले सकती ना, तो फिर मुझे रिप्लेसमेंट की जो सलाह मिली है तो उसमें कितना सक्सेस की आप बता रहे हैं? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 63। थैंक यू अर्चना जी। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड का रिप्लेसमेंट से एज सच कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, यूरिक एसिड बेसिकली जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, सनेवियम को इन्वॉल्व करता है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट तो हम लोग जॉइंट रिप्लेस करते हैं। यूरिक एसिड एज सच इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, यूरिक एसिड कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बाय मींस ऑफ प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन जैसा इन्होंने बताया, प्लस यूरिकोसूरिक ड्रग्स। देयर आर सर्टेन ड्रग्स व्हिच इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लें, यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट साथ में कराएं, लेकिन दोनों का कोई आपस में तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे जोड़ों में दर्द होगा? इसलिए कि वो यूरिक एसिड जाके जॉइंट में डिपॉजिट होता है, स्पेशली साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में। Okay. उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, तकलीफ होती है। इसलिए कहा जाता है यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे बाय मींस ऑफ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस और बाय मींस ऑफ मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब अगर मान लो सर्जरी की नौबत आ गई, अब विज्ञान ने क्या प्रगति कर ली है, सर्जरी में क्या क्या ऑप्शंस हैं जॉइंट्स के लिए? सर्जरी डिफरेंट टाइप की बहुत सारी आ गई है। पहले जो हम लोग करते थे उसमें जॉइंट के मूवमेंट्स वगैरह फुल नहीं आ पाते थे, लेकिन अब मॉडर्न इनोवेशंस जो आए हैं, मॉडर्न इम्प्लांट्स आए हैं, उसमें यू कैन हैव ऑलमोस्ट फुल रेंज ऑफ मूवमेंट। लॉन्ग लास्टिंग है। पहले एक हम लोग कहते थे 10 से 15 साल का पीरियड है, बट नाउ वी सी एटलीस्ट 20-25 ईयर्स तक लोगों के जॉइंट काम करते हैं। रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी, लेकिन डॉक्टर आपने तो रोबोटिक सर्जरी में आपकी एक्सपर्टीज है, Yes. तो रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताएं, कितना सक्सेसफुल रेट है और क्या कुछ आप पैरामीटर्स देखते हैं इस सर्जरी को पहले सजेस्ट करने से पहले? सबसे पहले तो मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ रोबोटिक सर्जरी एक कन्वेंशनल सर्जरी जैसी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जरी सर्जन ही करता है। ठीक है, लेकिन एक फ़र्क जो हुआ है, अब पहले हम लोग अगर मान लो मुझे दिल्ली से पानीपत जाना तो मैं गाड़ी लेकर निकल जाता रहा। अब मैं एक बार जीपीएस खोल के देख लेता हूँ कि कहाँ ट्रैफिक है, और अगर मुझे रास्ता चेंज करना है तो मैं कर लेता हूँ। तो रोबोटिक्स में हम बेसिकली सर्जरी करने से पहले ही पेशेंट का आकार प्रकार देख लेते हैं और हम पेशेंट के इम्प्लांट पोजीशन को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं विदाउट डूइंग अ सर्जरी।
ये ऐसे ही है जैसे आप अपना हेयर स्टाइल के लिए सलून जाएं और वो आपको बाल काटे बिना या कुछ करे बिना आपको पहले मल्टीपल आपके फेस पे सुपर इम्पोज करके दिखा रहा है, ये सबसे बढ़िया आपके लिए, फिर आप उसको चूज कर पाएं। तो सर्जन वैसे ही एक टेक्निक चूज कर सकता है जिससे पेशेंट का बेस्ट पॉसिबल आउटकम आए। आपने इम्प्लांट शब्द यूज किया, उसमें अभी मोस्टली कौन से मटेरियल डलते हैं इम्प्लांट्स में? बेसिकली जो कोबाल्ट क्रोमियम करके मटेरियल पहले आता था, अब हमारे पास स्पेशल मटेरियल्स आए जिससे मेटल एलर्जी नहीं होती। इसमें ऑक्सीनियम है और टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग वाले इम्प्लांट, जिसको गोल्ड इम्प्लांट बोलते हैं, वो भी आजकल बहुत चलते हैं। टाइटेनियम नाइट्रेट इज द बेस्ट। ओके, कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार ऐश्वर्या जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी माँ की उम्र 56 है और उसे घुटने में काफी दर्द रहता है। मतलब जब वो बैठती है तो उठ नहीं सकती और मतलब एकदम से नहीं उठ सकती, और सभी जॉइंट्स में ना काफी पेन होता है और नीज में आवाज भी आती है। आपकी मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को? जी नहीं, अभी तो बहुत साल हो गए, हमने कंसल्टेशन नहीं किया है। जी डॉक्टर साहब, आते क्यों नहीं आपके पास लोग? एक चीज वैसे इसके पहले मैं बोल दूं, हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ इज मोशन एंड मोशन इज लाइफ। ओके। भगवती चरण वर्मा का एक बड़ा फेमस नॉवेल है चित्रलेखा, उसकी लाइन है, ओपनिंग लाइन, चरैवती चरैवती, चलता रहता है चलता रहता है, तेरा भाग्य भी चलता रहता है, और जिस दिन तू रुक जाता है उस दिन तेरा भाग्य भी रुक जाता है। इसलिए फ्रॉम बोन एंड ज्वाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, लाइफ इज मोशन एंड मोशन इज लाइफ एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, मे बी एल्डर मे बी यंग। पर जैसे ऐश्वर्या उनकी बेटी कह रही हैं कि मम्मी को उठक बैठक में उठने में दिक्कत है, पालती मारने में दिक्कत है, फिर consultation with the doctor, assessment, what is the problem like, it may be an arthritis, many types of arthritis are there, and if the treatment is available, one should go for तो हड्डियों के डॉक्टर के पास आए, डरे नहीं, घबराहट ना रहे। आना चाहिए। देखो आप एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर से पूछ रहे हो, मैं तो बोलूंगा सब आए सब आए सब आए। और प्रिवेंशन के भी तो टिप्स देते हो आप। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, सर्जरी इज लास्ट ऑफ ऑप्शन, सर्जरी लास्ट है। एब्सोल्युटली। तो प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए जैसे इनकी मदर के स्पेशली बात करें, उनको मल्टीपल जॉइंट्स में पेन है। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है जिसमें एज प्रॉब्लम हो रही है। 56 में? 56 में एक्चुअली पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत तभी होती है और एकदम से ट्रांजिशन होता है। पेशेंट्स का ओवेरियन फंक्शन खत्म हो जाता है लेडीज का। इनको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी कि गठियाबाई भी हो सकता है और इनको घुटने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। घुटने में आवाज आना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हर रोज बच्चों के देखता हूँ, कट टक टक आवाज आ रही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इनको सबसे पहले कुछ बेसिक टेस्ट करा के एक डॉक्टर से मिलके, जैसे सर ने बिल्कुल सही बोला, सर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब आएगा जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम अनलाइक अ कार्डियक, मैं बिल्कुल नेशनल टीवी पे बोलता हूँ, हम लोगों के पास कोई ऐसा पेशेंट है इसको हमें बोलना पड़ता है सर आज करा लो कल देर हो जाएगी। अच्छा। आपका मन करा परसों इलाज करा लो, लेकिन आप डायग्नोज करवा लो। जी मतलब इट इज नॉट अ लाइफ इमरजेंसी। जेरू लाल जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो। मेरा क्या है कि L4 और L5 नस दबी हुई है। अच्छा। कमर के अंदर। ओके। उसके अंदर क्या है कि पैदल घूम नहीं सकता, पैदल घूमता हूँ तो पैर दर्द करता है। उम्र कितनी है आपकी जेरू लाल जी? हाँ। एज है मेरी 81। डॉक्टर साहब ये लंबर स्पाइन प्रॉब्लम? लंबर स्पाइन प्रॉब्लम है, पैर में दर्द है, चलते चलते इनको जो है सुन्नपन आने लगता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में इस एज में कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। ओके। नॉर्मली हम लोग कंजर्वेटिव दवाइयों से, एक्सरसाइज से मैनेज करते हैं, लेकिन 4-5 जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्जरी। अगर प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, आपके टट्टी पेशाब की जगह सुन्न पड़ती जा रही है, या आपको खड़े बैठे चैन नहीं पड़ रही है, दैट मीन्स योर नर्व्स आर नाउ बीइंग कॉम्प्रेस्ड, दे नीड रिलीज। 81 में भी सर्जरी हो सकती है? हो सकती है, आजकल तो 90 प्लस में भी सर्जरी होती है। डॉक्टर बताएंगे, आजकल तो 90 प्लस में रिप्लेसमेंट एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन। सो देखो सर्जरी में सबसे पहले मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ, जैसे सर ने भी बोला कि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है पेशेंट को ज़रूरत है कि नहीं। अब ज़रूरत के बाद जैसे शादी में कुंडली मैच होती है, वैसे हम एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं कि भाई आपकी फिटनेस है कि नहीं। तो साल में 2-4 पेशेंट्स को मना करते हैं, लेकिन 100 में 95 पेशेंट्स सर्जरी से ऊपर सर्जरी के लिए फिट होते हैं। लास्ट ईयर वी हैड अ पेशेंट ऑफ 105, उनका हिप का फ्रैक्चर हुआ। वो आए तो हमने 10 दिन वेट किया कि तब देखो अगर उनको दिक्कत नहीं है तो छोड़ दें, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर 1 वीक ऑफ वेटिंग वी रियलाइज उनको पेन ज़्यादा है, लेट्स डू इट, शी इज स्टिल अलाइव।
मिरेकल। And she's आजकल walking. आजकल एज इज नो बार। बिल्कुल सही। आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ। आई थिंक कलेक्टिवली यू इंश्योर दिस इज हैपनिंग। Yeah. लेकिन मैं चाहूँगा रिसर्च, अगर हम आगे का रास्ता देखें, जैसे फ्रैक्चर मान लो होता है, नेचुरल एक्टिविटी है, बोन टूटी है, अपने आप जुड़ेगी, लेकिन यहाँ पर रिसर्च एरियाज क्या हैं? देखिए, फ्रैक्चर हीलिंग अपने आप में बहुत बड़ा एनिग्मा है। हम डॉक्टर लोग फ्रैक्चर को रिड्यूस कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, बट हड्डी जुड़ती है नेचुरल कॉजेज से। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज फॉर फ्रैक्चर हीलिंग, और इस पे बहुत वर्क हो रहा है। बहुत सारे केमिकल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे एजेंट्स भी आ रहे हैं, तरह तरह की चीजें आई हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल वर्ड नहीं आया है। फ्रैक्चर हीलिंग इज स्टिल अ मिस्ट्री। कुछ में बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ में बहुत बहुत समय के बाद। और रिसर्च एरियाज? सबसे ज़्यादा रिसर्च जो ऑर्थोपेडिक्स में आएगा वो है रीजनरेशन। पिछले 25 साल में हमने सब कुछ रिप्लेस किया है, अब बात हो रही कि क्या इसको दोबारा बनाया जा सकता है, रीग्रो किया जा सकता है। जिस दिन ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एक्चुअली कारगर होगी, अभी हमें टेक्नोलॉजी पता है कि स्टेम सेल को हार्वेस्ट कैसे करना है, आंख में डालना है, कान में डालना है, बोन में डालना है, लेकिन उससे हम कार्टिलेज बना पाए वो तत्व हमें नहीं पता चला। जिस दिन वो पता चल जाए उस दिन बाल दोबारा उग जाएंगे, ठीक है, स्किन दोबारा बन जाएगी और कार्टिलेज दोबारा बन स्टेम जाएगी। सेल इज वन सच एरिया जहां पे काफी कुछ वर्क होना बाकी है, एंड फाइनल वर्ड रिगार्डिंग इट इज येट टू। तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन जो करवाते हैं लोग, तो ये उसकी बैंकिंग कराना आप सजेस्ट करते हैं कि फायदेमंद होगा? कहते तो यही है, इसलिए पुराने जमाने में आपको याद होगा, बच्चा पैदा था उसका प्लेसेंटा प्रिजर्व करते थे, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व करते थे, क्योंकि वही स्टेम सेल का सबसे बड़ा सोर्स है। और मुझे तो याद है हमारा प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड कितने सालों तक रखी रही। 21 साल एब्सोल्युटली रखी गई जी। तो चलते चलते 30 सेकंड्स हैं। एक तो आपने कहा कि पेशेंट डॉक्टर के पास जरूर आए और कुंडली मिलाए, और उसके बाद चरेवेती क्या आप कहना चाहेंगे जाते जाते व्यूअर्स को? मैं अपने सभी सुनने वालों को हैप्पी हेल्थ विश कराऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रिवेंशन पे ध्यान दें। 30 से 50 के लोग अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें और इसका इंटरेस्ट 60 के बाद खूब कमाएं। वाओ, एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से भी अपनी हड्डियों के बारे में, जोड़ों के बारे में 4 चीजों पर जरूर फोकस करें। भोजन पे, पोषण पे, अपनी व्यायाम पे, जीवन शैली पे, नींद पे, और सबसे बड़ी बात तनाव मुक्त जीवन। बिल्कुल सारे का सारा जड़ आज की, तो कहते हैं ना कि स्ट्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम वूम एंड इट एंड्स इनटू टू। जी। तो इसलिए इस चीज को आपको स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करके रखना है। यू विल लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ जी। बिल्कुल। आज जॉइंट और बोन हेल्थ पर इतनी खुशी हमें समझाने के लिए डॉक्टर साइमन थॉमस आपका, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।